नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज। आप लोग को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए एक खास टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि हमारे भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले हमने हमने पिछले वीडियो में भाग 1, भाग 2, भाग 3 के बारे में पूरा तरह से अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ा। और इस भाग में इस वीडियो में जो है हम भाग 4 के बारे में जानेंगे। भाग 4 में हमारा हमारा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, इसको जो है शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं इसको? डीपीएसपी। तो हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बार बार ना चर्चा करके हम लोग इसके जगह पे डीपीएसपी का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग अगर हम डीपीएसपी बोलते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि डीपीएसपी का मतलब होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो और सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो राज्य के नीति तत्व यानी डीपीएसपी जो हमारा है, हमारे संविधान में 36 से लेकर के 51, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51, हम लोग पिछले वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का पूरा कवर कर चुके हैं। और अब जो है हम लोग 36 से लेकर के 51 पढ़ेंगे। और ये हमारा भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भाग 4। इसके पहले हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग भाग 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा 36 से लेकर के 51 तक मतलब आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति सिद्धांत के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बेसिक बातें होती है जो कि आप लोग भी जानिए। तो सबसे पहले देखिए कि राज्य का नीति तत्व जो है यह भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार ही है। यह भी एक प्रकार का क्या है? मौलिक अधिकार है। देखिए हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो थे, उनका नाम है बी एन राव। क्या नाम है? बी एन राव। तो बी एन राव का कहना था, यही कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो उन्होंने अपना सलाह दिया, क्योंकि वो सलाहकार थे। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार जो है 2 प्रकार के होने चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि मौलिक अधिकार 2 प्रकार के होने चाहिए। तो अब 2 प्रकार के कैसे होने चाहिए? देखिए सबसे पहला नंबर में उसका कहना था, एक मौलिक अधिकार ऐसा हो जो कि जनता को तुरंत दिया जा सके, जनता को तुरंत दिया जा सके, और उसको न्यायालय में परिवर्तनीय यानी न्यायालय में उसको चुनौती दे सके। कहने का मतलब है कि वैसा मौलिक अधिकार जो जनता को हित का संरक्षण करे, यानी तुरंत मिले उसको, और उसको न्यायालय में बदला भी जा सके। ये हो गया हमारा पहला अधिकार, जो बी एन राव ने कहा था। और बी एन राव का मानना था कि दूसरा मौलिक अधिकार जो हो वो ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कि जनता को समय समय पे दिया जा सके, अर्थात यानी कि सरकार के द्वारा लागू कैसे इसको डायरेक्टली जनता के रूप में जनता को मतलब नहीं मिले, ये सरकार को समय समय पे सरकार के द्वारा यानी संसदों के द्वारा, सरकार के द्वारा ये योजनाओं के माध्यम से क्या है जनता को दिया जा सके, और उसको जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सके। यानी कहने मतलब उसको ले जा करके चुनौती हम नहीं दे सकते हैं। तो बी एन राव का कहना था कि मौलिक अधिकार 2 प्रकार का बनाया जाए, एक जो कि तुरंत मिले, दूसरा जो समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर दिया जाए। पहला नंबर में को क्या कहता है कि उसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सके, और दूसरा को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया सके। तो संविधान निर्माताओं ने बी एन राव की सलाह को तो माना, उनके सलाह को इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, संविधान जब लिखा गया तो मौलिक अधिकार 1 या मौलिक अधिकार 2 न करके इसको 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। एक को भाग 4 में रखा, एक को भाग को 3 में रखा। एक को डायरेक्टली मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार श्रेणी में रखा गया, उसका नाम भी मौलिक अधिकार रखा, और उसको डायरेक्ट रूप से जनता को दिया गया, और वो न्यायालय में परिवर्तनीय भी माना गया। और दूसरा जो उनका बात था कि न्यायालय में परिवर्तन नहीं हो और समय समय पर दिया जा सके, तो उसको मौलिक अधिकार 2 न कर करके उसको राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा गया। इसका दूसरा नाम रखा गया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णन है। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। आप लोग को समझ में आया बात कि डीपीएसपी क्या है? तो डीपीएसपी एक मौलिक अधिकार ही है। इसका ये भाग मतलब मौलिक अधिकार 1 या मौलिक अधिकार 2 न कर करके इसको क्या कर दिया? राज्य का निर्देशक सिद्धांत। और इसको जो है सरकार जो है समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर ही जनता को देती है, या उसका मर्जी नहीं भी दे सकती है। इसको लेकर के हम लोग न्यायालय में याचिका या कोई भी तरह की बातें ये नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नीति तत्व का मतलब क्या हो गया। अब देखिए सबसे पहले हमने राज्य का नीति सिद्धांत का उद्देश्य क्या था। राज्य का नीति तत्व जो था यानी राज्य का नीति सिद्धांत यानी डीपीएसपी जो हमारा है, डीपीएसपी का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है राज्य लोक कल्याणकारी हित की संरचना करना। राज्य के हित के लोक कल्याणकारी हित की संरचना करना, यह है इसका मुख्य उद्देश्य। देखिए राज्य के लोक हित कल्याणकारी यानी कि एक सिंपल सी बात है कि इस चीज को मानिए
कि डीपीएसपी का मेन काम है राज्य के बारे में सोचना, राज्य के विकास के बारे में सोचना, राज्य के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के बारे में सोचना कि राज्य का विकास कैसे होगा, राज्य का मतलब कि उसके क्या किया जाए ताकि राज्य में प्रगति हो। तो इसके बारे में कहने मतलब हम आम शब्दों में कह सकते हैं कि राज्य के विकास की बात की गई है, राज्य के हित की बात की गई है हमारा नीति तत्व में। जबकि मौलिक अधिकार किसके हित में? जनता के हित में। मौलिक अधिकार किसके हित में? जनता के हित में। और राज्य का नीति तत्व देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है राज्य, यानी कहने मतलब नीति तत्व जो है मुख्य रूप से राज्य पर निर्भर, राज्य के विकास की बात करती है। अब चूंकि देखिए राज्य में तो कौन रहते हैं? आखिर लोग ही रहते हैं, व्यक्ति ही रहते हैं, तो ऑटोमेटिक है अगर राज्य का विकास होगा तो एक व्यक्ति का भी विकास होगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और बेसिक बातें हम लोग इस डीपीएसपी के बारे में जान लिए। तो देखिए सबसे पहले हम एक चीज और कि यह जो राज्य का तत्व है यानी डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसको इस बार कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है गांधीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है उदारवादी। डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गांधीवादी तत्व, दूसरा है समाजवादी तत्व और तीसरा है उदारवादी तत्व। तो ये अनुच्छेद अलग अलग मतलब रूप से दिया गया है कि गांधीवादी तत्व के अंदर में कितने अनुच्छेद आए हैं, समाजवादी में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उदारवादी में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो देखिए गांधीवादी तत्व का मतलब होता है गांधी की विचारधाराओं पर आधारित, गांधी जी का जो विचारधारा था उनके आधारित पर जो जो अनुच्छेद बनाया गया, जो जो बातें कही गई उसको गांधीवादी तत्व कहा गया। समाजवादी तत्व कहा कि समाज को देखते हुए, समाज में किस प्रकार का उत्थान होना चाहिए, समाज का किस प्रकार विकास किया जाए, उनको देखते हुए जो बातें लिखी गई उसको समाजवादी तत्व कहा गया। और उदारवादी का मतलब होता है कि उदारता, यानी कि इसमें भी जो है समाज के कल्याण की ही बात की गई है और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ये सब अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। अभी हम लोग आगे जाकर के इन सभी अनुच्छेदों को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो इनका विस्तारित रूप से जानकारी हम लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए कि कुछ विद्वानों की राय है डीपीएसपी के मामले में। इससे पहले देखिए हम लोग जान लेंगे कि राज्य का नीति तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 में है और इसको कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राज्य का नीति तत्व जो है हमारे भारतीय संविधान में जो सम्मिलित किया गया है ये आयरलैंड के देश से लिया गया है। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए कि राज्य का नीति तत्व या फिर डीपीएसपी जो है कहाँ किस देश से लिया गया है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर आयरलैंड। आप लोग को समझ में आ गया कि ये डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहता है कि इसे न्यायालय अपने आदेश से लागू नहीं कर सकता है। अभी हम तुरंत बताएं कि यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है कि इसको न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी कहने मतलब है न्यायालय को कोई भी पावर इसमें नहीं है कि वो अपने आदेश के अनुसार इसको लागू कर सके। इसको लागू कौन करेगी? तो सरकार करेगी, जरूरत पड़ने पर करेगी। उसको लगेगा करना चाहिए तो करेगी, नहीं करना चाहिए तो नहीं करेगी। इस पर कोई बस नहीं कर सकते हैं, यानी कि न्यायालय में इसको न्यायालय जो है अपने आदेश से इसको लागू नहीं कर सकती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने डीपीएसपी संबंधित अपनी अपनी कुछ राय दिए, कुछ अपने अपने वक्तव्य कहा और उनके वक्तव्य को हम लोग जानेंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली रूप से प्रश्न पूछ दिया जाता है। इनके वक्तव्य को दिया रहता है, कथा इनका यह कथन किसका है। डायरेक्टली जैसे कि मान लेते हैं कि उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि राज्य के नीति तत्व के बारे में संविधान की आत्मा किसने कहा, तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है ग्रेवनील ऑस्टिन ने। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा डीपीएसपी को किस व्यक्ति ने कहा, या किस महापुरुष का ये कथन है, तो इसका आंसर होता है ग्रेवलिन ऑस्टिन। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली रूप से देखा जाता है। तो आइए हम लोग इसके कुछ कथन को, कुछ वक्तव्य को हम लोग अच्छी तरह से याद करें, इसको समझें। सबसे पहले व्यक्ति हैं ग्रेनविल। कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी के बारे में कहा कि ये संविधान की आत्मा है। क्या कहा इन्होंने? संविधान की आत्मा है। ग्रेनविल ऑस्टिन एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध विद्वान रह चुके हैं और इन्होंने ये कथन डीपीएसपी के बारे में कहा है कि संविधान की आत्मा है ये। और दूसरा व्यक्ति है एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। इन्होंने जो है हमारे इकोनॉमिक्स क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो एल.एम. सिंघवी जो है, एल.एम. सिंघवी ने डीपीएसपी को क्या कहा? जीवन देने वाली व्यवस्था कहा। क्या कहा डीपीएसपी को? जीवन देने वाली व्यवस्था। जीवन देने वाली व्यवस्था का बात किसने कहा इसको? एल.एम. सिंघवी ने। एल.एम. सिंघवी, आप लोग को पता है कि एल.एम. सिंघवी एक समिति भी है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। तो देखिए एल.एम. सिंघवी जो है, एल.एम. सिंघवी ने क्या कहा? डीपीएसपी यानी राज्य का नीति तत्व जो है जीवन देने वाली व्यवस्था है। क्या है? जीवन देने वाली व्यवस्था है। इसके बाद है एम.सी. चांगला। एम.सी. चांगला एक विद्वान थे। इन्होंने डीपीएसपी के बारे में कहा कि इसने कहा कि यदि डीपीएसपी भारत में लागू कर दिया जाए तो भारत जो है स्वर्ग के समान हो जाएगा। देखिए एम.सी. चांगला ने क्या कहा? एम.सी. चांगला ने इतनी अच्छी बातें कही है, कहा कि यदि डीपीएसपी भारत में लागू कर दिया जाए तो भारत जो है स्वर्ग के समान हो जाएगा, यानी स्वर्ग से मतलब कि भारत जो है स्वर्ग के समान हो जाएगा और इससे बड़ी कोई बातें नहीं है। यानी कि डीपीएसपी के बारे में एम.सी. चांगला ने क्या कहा कि डीपीएसपी भारत में अगर लागू कर दिया जाए
तो भारत स्वर्ग के समान हो जाएगा। ये डीपीएसपी के बारे में एमसी चांगला ने कहा। इसके बाद है केटी शाह। केटी शाह ने, देखिए केटी शाह संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में बहुत बार देखने के लिए मिल चुका है और बहुत सारे सेट में बराबर इस क्वेश्चन का रिपीटेशन किया जाता है। कहता है केटी शाह ने कहा कि डीपीएसपी को है चेक के समान बताया। क्या कहा इसको? चेक के समान बताया है, जिसे बैंक जो है अपने हिसाब से यानी अपने जरूरत पड़ने पर क्या कर सकती है, वो अदा कर सकती है, यानी वो भुना सकती है। क्वेश्चन एटलीस्ट पूछा जाता है कि राज्य का निजी तत्व को किस विद्वान ने एक चेक बताया है जिससे बैंक जो अपने समय पर यानी अपने हिसाब से उसको अदा कर सकता है, यानी कि बना सकता है। तो बैंक डीपीएसपी को चेक के समान किसने बताया है? तो केटी शाह ने बताया है। चेक के समान बताया और कहा कि इसे बैंक जो है अपने हिसाब से अदा कर सकता है। केटी शाह ने कहा डीपीएसपी के बारे में कि यह एक चेक है जिसको बैंक जो जरूरत पड़ने पर अपने हिसाब से इसको बना सकती है, यानी कि अदा कर सकती है। केटी शाह का ये कथन था। अभी टीटी कृष्णाचारी जो है, टीटी कृष्णाचारी इन्होंने कहा कि डीपीएसपी भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर है। क्या कहा इन्होंने? भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर, मन में हमारी जो भावनाएं जगती है उसका एक अस्थायी कूड़ाघर बताया इन्होंने। क्या कहा? भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर। कूड़ाघर के बारे में किसने बताया है? टीटी कृष्णाचारी ने क्या कहा कि डीपीएसपी जो है भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर है। इसके बाद है केसी विहियर। कौन है? केसी विहियर विद्वान ने, इन्होंने कहा कि डीपीएसपी को कि यह लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। किसी व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है, तो कहता है कि डीपीएसपी को इन्होंने केसी विहियर ने कहा कि डीपीएसपी जो है आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों का ये क्या है? एक घोषणा पत्र है, यानी कि अगर कोई चीज हम लिख करके देते हैं तो उसको बोलते हैं घोषणा पत्र। तो ये कहता है कि डीपीएसपी को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, आकांक्षाओं का घोषणा पत्र डीपीएसपी के बारे में किसने कहा है? तो केसी विहियर ने। तो इस प्रकार से कुछ विद्वान थे जिन्होंने डीपीएसपी के बारे में अपने अपने वक्तव्य रखा है, अपने अपने कथन को कहा है। तो आप लोग को इनका वक्तव्य अच्छी तरह से समझ में आया हो और इनके बारे में आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और उसको अच्छी तरह से याद रखिए, ताकि एग्जाम में जब भी प्रश्न आए तो गलती हम नहीं करें। और अभी हम बता भी चुके हैं कि राज्य का नेतृत्व जो है 3 प्रकार की श्रेणियों से बांटा गया है। पहला नंबर में गांधीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा उदारवादी। तो आप लोग इस वीडियो का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट्स में नोट कर सकें। मैं साइड हो जाता हूँ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भाग 4 है, जो 36 से लेकर के 51 तक है, इसमें से डीपीएसपी के बारे में क्या क्या बातें कही गई है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या बेसिक बातें अभी तक हम लोग जान गए और अब हम लोग जो है अनुच्छेद 36 से स्टार्ट करते हैं। 36 से लेकर के 51 तक में क्या क्या बातें कही गई है, तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 36 के बारे में। अनुच्छेद 36 जो है ये हमारे राज्य की परिभाषा देता है। क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 जो है डीपीएसपी जो अनुच्छेद 36 में वर्णन किया गया है। डीपीएसपी जो है अनुच्छेद 36 के तहत में ये राज्य की परिभाषा को बताता है कि राज्य के कल्याण की बात कैसे होनी चाहिए, राज्य की विकास वृद्धि कैसे की जाए, राज्य का जो परिभाषा क्या है, इसके बारे में जो कौन कहता है? अनुच्छेद 36। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी के तहत राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 36 के तहत में। अनुच्छेद 36 के तहत में अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा को बताता है। ये अनुच्छेद 36 है हमारा। अब अनुच्छेद 36 हमारा 37 है। अनुच्छेद 37 कहता है कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। न्यायालय में वाद योग्य मतलब होगा इसको हम लोग लेकर के डीपीएसपी को लेकर के न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, कहने मतलब इसके न्यायालय में परिवर्तन ये नहीं माना गया है। डीपीएसपी को यानी कि राज्य के नीति सिद्धांत को न्यायालय में परिवर्तन ये नहीं माना गया है, यानी इसको लेकर के वाद विवाद हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 37 कहता है हमारा यह न्यायालय में परिवर्तन ये नहीं है, यानी कि यह वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 जो है ये राज्य लोक कल्याणकारी की बात करता है। राज्य का कल्याण कैसे हो, राज्य का विकास कैसे हो, राज्य के लोक कल्याणकारी की बात जो की गई है अनुच्छेद 38 में की गई है। और राज्य का कल्याण का बात किस प्रकार से किया जाता है? तो 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला नंबर में सामाजिक रूप से, दूसरा आर्थिक रूप से और तीसरा है राजनीतिक रूप से। देखिए सामाजिक का मतलब हो गया कि समाज के अंदर में बहुत सारी बुराइयां अभी भी व्याप्त है, तो इसको दूर करने के लिए हमारा अनुच्छेद 38 का बनाया गया। तो सामाजिक का विकास, सामाजिक रूप से जो विकास किया जाएगा अनुच्छेद 38 तहत में। आर्थिक रूप से, आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक, यानी कि लोगों के साथ में अभी बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई है। किसी को पैसा का अभाव है, किसी को भोजन का, किसी को ढंग से कपड़े पहनने के लिए बस पैसे नहीं है, तो मतलब इस तरह से करें मतलब उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही अभी भी दयनीय है। तो आर्थिक रूप से भी विकास होना चाहिए, ये बातें किसमें कहती है? अनुच्छेद 38 कहती है। और तीसरा है हमारा राजनीतिक। राजनीतिक मतलब होता है हमारा राजनीतिक क्षेत्र। देखिए इसमें क्या होता है कि अभी भी कुछ ऐसे नीचे तबके के लोग हैं कि जो राजनीतिक में बहुत ही उनको अभी भी कहने मतलब होता है ना कि डर लगना, वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आना चाहते हैं।
क्योंकि राजनीतिक उनका मानना है कि राजनीतिक बड़े लोगों के लिए है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भारतीय संविधान हमको यह अधिकार देता है कि हम राजनीतिक रूप से भी हम खुल करके भाग ले सकते हैं, राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं और अपने समाज के कल्याण की बात कर सकते हैं, यानी विकास में हम अपना योगदान दे सकते हैं। कहने का मतलब है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं राजनीतिक रूप से, ये 3 प्रकार से राज्य लोक कल्याणकारी की बात कौन करता है, तो अनुच्छेद 38 कहता है। समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए 36 क्या कहा, राज्य की परिभाषा बताए। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। और 37 में क्या है कि डीपीएसपी को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कहा गया है। और 38 क्या कहता है, राज्य लोक कल्याणकारी की बात की गई है। राज्य लोक कल्याणकारी की बात की गई है, जो 3 प्रकार से होता है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से। ये हो गया हमारा अनुच्छेद 38। अब अनुच्छेद 39 पे चलते हैं। अनुच्छेद 39 कहता है कि संसाधनों का उचित वितरण किया जाए। संसाधनों का उचित वितरण, हमारे भारत में, हमारे देश में जो भी संसाधन है उनका समान रूप से वितरण किया जाए, इन संसाधनों का उचित रूप से वितरण किया जाए। और ये 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। देखिए सबसे पहला नंबर समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद। देखिए यही वह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 जो है, जो कि महिलाओं को पुरुषों से बराबरी कराता है। महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं रखता है। कहने का मतलब है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो बातें कही गई है मेल और फीमेल के लिए की गई है। अगर कोई पुरुष जो है 8 घंटा काम करता है तो जितना मजदूरी पुरुष को दिया जाता है उतना ही मजदूरी एक महिला भी अगर 8 घंटा काम करती है तो उसको भी उतना ही मजदूरी दिया जाए। यानी अगर 8 घंटा पुरुष कर रहा है काम और 8 घंटा महिला कर रही है काम, तो दोनों का वेतन जो है समान होना चाहिए। तो वही कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो बातें की गई है अनुच्छेद 39 में की गई है। और इसी में कहा गया संसाधनों का उचित वितरण। अब देखिए संसाधनों का उचित वितरण का मतलब क्या होता है। अभी आप लोग देखे होंगे कि स्कूल में छात्रवृत्ति मिलती है या पोशाक यानी कि वस्त्र मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे क्या, बिहार सरकार का एक योजना चल रहा था साइकिल वाला, कि साइकिल का बंटवारा किया जाता है। साइकिल इस विद्यालय में सभी छात्रों को साइकिल दिया जाता है। तो उसमें भी यानी कहने मतलब है संसाधन, जो भी सरकारी संसाधन है उनका जो वितरण किया जाए वो समान रूप से किया जाए, ना कि किसी का चेहरा देख करके कि भाई वो फलना का बेटा है तो वो बड़े मतलब घर का बेटा है, या किसी नेता का बेटा है, या किसी पदाधिकारी का बेटा है तो उसको भाई पहले कुछ दे दिया जाए, उसको ज्यादा कुछ दिया जाए, या किसी गरीब के तबके के, नीचे तबके के लोग के बच्चे हैं तो उसको ये चीज नहीं दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा संविधान कहता है, यानी डीपीएसपी कहता है संसाधनों का उचित वितरण हो। देखिए संसाधन का उचित वितरण का एक और उदाहरण लेकर लोग समझ सकते हैं भी, राशन पानी। हम लोग देखते हैं कि डीलर वगैरह क्या करते हैं, वो जो राशन पानी बांटते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, सबको बराबर बराबर देते हैं, चाहे कितने बड़े घर के हो या कोई गरीब घर के हो, सबको जो वेतन जो है उनके व्यक्ति के आधार पर दिया जाता है। जितने जिसके घर में लोगों की संख्या होगी उसके हिसाब से उसको वेतन मतलब कि वितरण किया जाता है। तो संसाधनों का जो उचित वितरण होगा, जो हमारा अनुच्छेद 39 में कहता है, और समान कार्य के लिए समान वेतन की बातें करती है, ये भी हमारा अनुच्छेद 39 कहता है। और इसी के तहत हमें महिलाओं को काम करने पर जो है बराबर बराबर मजदूरी का बात की गई है। तो हमारा हो गया अनुच्छेद 39। अब आइए 39 का को। देखिए 39 के बाद में 39 का को जो आता है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि किसी भी अनुच्छेद में अगर कोई ए बी सी या क ख ग का अगर देखें कहीं पे, तो इतना जान लीजिए कि उसको जो है मूल संविधान में उसका जगह नहीं था, उसको बाद में संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके उसको जो है जोड़ा गया है। तो जितना भी कहीं भी किसी भी आर्टिकल को अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी अनुच्छेद को अगर पढ़ रहे हैं, उसके साथ में अगर जैसे मान लीजिए कि ए बी रहे या क ख ग रहे या चौ यानी कुछ भी, यानी कि या अनुच्छेद मतलब आर्टिकल अनुच्छेद के साथ साथ में जैसे मान लीजिए 55 है, 55 का 1, या मान लीजिए जैसे कि 39 है, 39 का को कह दिया है। तो 39 का को का मतलब है 39 तो हमारा मूल संविधान में बनाया गया, जब उसमें लिखा गया उसका था वर्णन, लेकिन 39 का को जो है, यानी को का मतलब है जो एक्स्ट्रा खंड इसमें जुटा है, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो ये इस चीज को आप याद रखिएगा। 39 का को जो हमारा कहता है समान अवसर के आधार पर न्याय देना, समान अवसर के आधार पर न्याय देने की बात की गई है। तो अब देखिए न्याय की बात संविधान जिस लिखा जाता तो उसमें चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए उसको बाद में जोड़ा गया कि नहीं इस कानून में होना चाहिए। तो कहता है समान अवसर के आधार पर समान न्याय की बात की गई, जैसे कि क्या, कि गरीब लोगों को कानूनी सहायता देना, गरीब लोगों को कानूनी सहायता देना, और आरक्षण जो भी सब लोगों को मिलता है, ओबीसी एससी एसटी, ये जो आरक्षण का बातें अभी आप लोग सुनने के लिए देखने के लिए आप लोग को मिलता है, ये जो आरक्षण है अनुच्छेद 39 का को के तहत ही दिया जाता है। अब देखिए चूंकि होता है कि गरीब लोग जो होते हैं, नीचे तबके के लोग होते हैं, वो जो मध्य उच्च कोटि के जो मतलब लोग हैं, कहने मतलब जो अभी बहुत डेवलप कर चुके हैं, जो कुछ अच्छे मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं अमीर, जो व्यक्ति अमीर है उनसे जो है निचले तबके के लोग डरते हैं कि वो कुछ गलत भी कर दे तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है प्रशासन यानी हमारे सरकार का काम है कि गरीब लोगों को कानूनी सहायता दे। क्या दे? कानूनी सहायता। यानी उसके लिए कानून बनाया गया है कि डरने की किसी को जरूरत नहीं है, सभी कानूनों के समान एक नजरों में एक समान है, इसलिए गरीब लोगों की कानूनी सहायता की बात जो है अनुच्छेद 39 का को करता है। और आरक्षण का जो शब्द अभी हम इस्तेमाल किए, आरक्षण जो भी किसी भी एग्जाम में हो जाए या किसी भी क्षेत्र में जो आरक्षण देखने के लिए मिलता है, तो आरक्षण जो देन है 39 को का ही देन है। और इसको जो हम बताएं तो इसको बाद में जोड़ा गया है,
तो कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में इस चीज को हमारे भारतीय संविधान में यानी कि डीपीएसपी के अंदर में इसको जोड़ा गया। तो 39 का क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, समान अवसर के आधार पर यानी जरूरत पड़ने पर जो है लोगों को न्याय देने की बात की है। और न्याय कौन देता है? तो प्रशासन देगी। कहता है गरीब लोगों को कानूनी सहायता देना यानी कानून देती है, और आरक्षण जो भी हम लोग को मिलता है आरक्षण भी इसी का ये देना। 39 का को का 39 में था क्या? संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। और 39 का को कहता है ये समान अवसर के आधार पर न्याय देने की बात करती है, और ये गरीब लोगों को इसमें कानूनी सहायता या आरक्षण शब्द का जो इस्तेमाल है अनुच्छेद 39 का को में इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसके बाद आया अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है यहाँ से देखिए अभी तक 39 तक जो है हमारा राज्य संबंधित था। 39 में क्या था? 38 में क्या था? 36 से देखिए स्टार्ट करते हैं। 36 में था राज्य की परिभाषा, 37 में था इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। 38 में कहता है राज्य लोक कल्याणकारी की बात 3 प्रकार से, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से। और 39 में कहता है संसाधनों का उचित वितरण यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा, जो कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन इस अनुच्छेद में वर्णन है, अनुच्छेद 39 में है वर्णन। 39 का कॉम है, समान अवसर के आधार पर न्याय देने की बात की गई है। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। अब आइए हम लोग अनुच्छेद 40 पे चलते हैं। अनुच्छेद 40 कहता है हमारा ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन बोलिए, ये ग्राम पंचायत बोल दीजिए, या ग्राम पंचायत का गठन बोलिए, तीनों का मतलब एक ही चीज हुआ। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है ये जो हमारा अनुच्छेद 40 में है, और इसको जो ग्राम पंचायत का संगठन जो है 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत में इसको अनिवार्य कर दिया गया। देखिए ये संविधान में पहले से बना हुआ है, लेकिन ये उतनी रूप से अच्छी तरह से ये लागू नहीं था। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत में जब 1993 में आया तो उस वक्त एक संशोधन हुआ, उसका संशोधन का क्रम था 73वां। कौन सा क्रम था? 73वां संविधान संशोधन 1993 हुआ। इस संशोधन के तहत में अनुच्छेद 40 को अनिवार्य कर दिया गया। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है इसको मूल रूप प्रदान कब किया गया, इसको संविधान में अनिवार्य कब किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। तो इसमें देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन। अब देखिए ग्राम पंचायत का संगठन का मतलब क्या हुआ? आप लोग देखे होंगे कि मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव जो कराया जाता है, मुखिया के चुनाव में देखिए देखे होंगे 4-5 पद होते हैं, उन सब पे जो चुनाव की जाती है, जो अलग अलग इलेक्शन होता है उसके ऊपर में अलग अलग वोटिंग होती है उन सबका, तो उन सभी को मिलाकर के एक संगठन बनाया जाता है, और उसको बोलते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें आ गया? अनुच्छेद 40 में। और यह यहाँ से जो है किसी भी ग्राम का यानी किसी भी गांव का समाज के विकास की बातें की जाती है। इसके तहत हमारा मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड और क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत यानी कि इस प्रकार से यानी ये जो गठन किया जाता है ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया हमारा अनुच्छेद 40 में। इसी के तहत में हमारा मुखिया का चुनाव हो जाता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव हो जाता है, और जो भी मतलब सरपंच का चुनाव होता है, उप सरपंच का चुनाव होता है, ये सभी जो चुनाव होता है ये अनुच्छेद 40 के तहत होता है। अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया अनुच्छेद 40 क्या है। अब देखिए 40 के बाद में अनुच्छेद 41 है। अनुच्छेद क्या है? 41। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 40 में क्या कहता है? कुछ विशेष दशा में काम पाने का अधिकार। अब ये विशेष दशा क्या होती है? विशेष दशा जैसे मान लीजिए बुढ़ापा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बूढ़ा है, वो अब यहाँ से कहीं जा नहीं सकते हैं, तो उसकी ऐसी स्थिति बन गई है कि उसको भाई घर पे रह करके उसको कामकाज मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कुछ विशेष दशा। तो कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 41 में वर्णन है। और कुछ विशेष दशाएं कैसी होनी चाहिए? या तो पूरा गरीब होना चाहिए, गरीबी, उसके पास में पूरी आर्थिक स्थिति खराब है उसका, दूसरा नंबर वो बुढ़ापा यानी कि वो यंग नहीं है, वो बाहर कहीं नहीं जा सकता है, बुढ़ापा हो गया। तीसरा का बीमारी यानी कोई व्यक्ति ऐसे जो कि बीमार रहते हैं हमेशा, तो उन लोगों को भी अपने जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ काम चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को काम के लिए जो अनुच्छेद बनाया गया है, जो सरकार यानी काम जो उपलब्ध कराएगी, अनुच्छेद 41 के तहत कराएगी। तो कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में वर्णन किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है कि कार्य न्याय संगत, कार्य क्या होना चाहिए? न्याय संगत एवं मानवीय दशा के अनुचित होनी चाहिए। कार्य न्याय संगत एवं मानवीय दशा के अनुचित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कार्य न्याय संगत होनी चाहिए एवं मानवीय दशा के अनुचित होनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर में 40 से हम लोग दिमाग में इसको रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन होगा, यानी ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया 40 में। 41 में कहता है कुछ विशेष दशा में काम पाने का अधिकार, जैसे बुढ़ापा, गरीबी, बीमारी, इन सभी दशाओं की स्थिति में जो है काम मिलना चाहिए, ये सरकार देना चाहिए, सरकार को काम देना चाहिए लोगों को। फिर 42 कहता है कि कार्य न्याय संगत एवं मानवीय दशा। अब देखिए 41 के तहत में काम मिल गया, क्या मिल गया? काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार 41 में हो गया। तो 42 कहता है कार्य न्याय संगत एवं मानवीय दशा के अनुचित होनी चाहिए। कार्य न्याय संगत मतलब होता है कि काम जो मिलेगा जब भी किसी को ये दिया जाए तो न्याय संगत यानी उसके साथ में
क्या कहते हैं उसके साथ में न्याय की बात हो, उसके साथ में भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो कार्य कहता है न्याय संगत होनी चाहिए और मानवीय दशा, मानवीय दशा का मतलब है कि वैसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे वो काम कर सके। ऐसा नहीं कि वहाँ पर का माहौल बहुत ही खराब हो और वहाँ पे उसको काम पे लगा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह मानवीय दशा नहीं कराएगी। कहने का मतलब वहाँ का ऐसा माहौल हो जो कि इंसानियत होने के नाते जो है वहाँ पे वो काम कर सके। यानी कि ना कि वहाँ पे कोई एक ऐसे व्यक्ति तबके के लोग आ जाए कि वहाँ पर उसको किसी को छोटे तबके के लोगों को गाली गलौज किया जाए, उसके ऊपर डराया धमकाया जाए, डरा करके काम कराया जाए, ये मानवीय दशा नहीं कहलाती है। तो काम जो पाने का अधिकार है न्यायकारी न्याय संगत होना चाहिए एवं मानवीय दशा के अनुचित होनी चाहिए। ये अनुच्छेद हमारा 42 कहता है। अब अनुच्छेद 43 पे चलते हैं। अनुच्छेद 43 हमारा कहता है कि जीवन निर्वाह मजदूरी, क्या कहता है? जीवन निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग की व्यवस्था। देखिए ये कुटीर उद्योग का आप लोग इस चीज को अच्छी तरह समझिएगा। कुटीर उद्योग तो देखिए क्या कहता है, जीवन निर्वाह मजदूरी। जीवन निर्वाह मजदूरी का मतलब हो गया कि ऐसा मजदूरी हो जिससे ताकि जीवन यापन चल सके। अब ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं ज्यादा और उसके अनुकूल कुछ पैसा ही नहीं मिल रहा है, अब इतना पैसा मिल रहा है जिससे कि हमारा जीवन यापन भी नहीं चल पा रहा है, हमको ढंग से भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, हम अपने बच्चों की परवरिश भी नहीं कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं जीवन निर्वाह मजदूरी। वह मजदूरी जिससे कोई भी व्यक्ति अपना जीवन को अच्छी तरह से सुचारू ढंग से चला सके उसको बोलते हैं जीवन निर्वाह मजदूरी। यानी कहने का मतलब है काम के बदले में उचित पैसा कौड़ी मिलना चाहिए। उसको कहता है कुटीर उद्योग की व्यवस्था। कुटीर उद्योग का मतलब होता है वह उद्योग जो कि घर बैठे ही हम लोग कर सकते हैं। सरकार क्या करती है, कुछ ऐसा मटेरियल उपलब्ध कराए जो कि ग्रामीण में यानी कि महिलाएं पुरुष जो भी हैं वो अपने घर बैठे ही इस काम को कर सके और उसको किसी एक जगह पे जाके स्टोर पे उसको जमा कर दे और ताकि उसका वहां से फिर से सप्लाई किया जा सके। इसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। इसके तहत में आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा आपको सिलाई का काम या बीड़ी का काम या अगरबत्ती का काम। अभी ग्रामीण इलाकों में ये सब काम देखने के लिए मिलता है। ऐसे कुटीर उद्योग में बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया बकरी पालन या हो गया कुक्कुट पालन। ये सभी पालन जो है हमारा कुटीर उद्योग के तहत में आता है। सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं अभी भी चला रही है जिसके तहत हम लोग कुटीर उद्योग कह सकते हैं। तो कुटीर उद्योग एवं जीवन निर्वाह मजदूरी की बात किसमें की गई? अनुच्छेद 43 में। अब 44 पे आते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। इसी को समान सिविल कोड भी समान सिविल संहिता कह सकते हैं और समान नागरिक संहिता इसको बोलते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 40 कहता है समान सिविल संहिता। इसमें सभी, इसका मुख्य काम क्या है 44 का, कि इसमें सभी धर्मों के लिए एक समान कानून माना गया है। क्या कहा गया? सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है, इसमें किसी के लिए अलग अलग कानून की बातें नहीं की गई है। तो अनुच्छेद 44 जो हमारा कहता है समान सिविल संहिता यानी समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। देखिए इसमें क्या क्या है, चार चार है, चार चार मिलकर क्या बन गया 44। चार चार, चार चार का मतलब हो गया ये इधर भी चार इधर भी चार है, चार चार का मतलब हो गया 44 हो गया। देखिए इधर भी चार इधर भी चार है, यानी कि क्या कर रहा है, समान कर रहा है, इधर भी समान है इधर भी समान है। तो याद रखना है समान का बात करेगा, समान नागरिक, समान समान यानी कि बराबर बराबर का जो बात करेगा, सभी धर्मों को एक बराबर कर देगा कानून की नजर में। तो अनुच्छेद 44 करेगा। 44 क्या करता है? बराबर बराबर। 44 क्या करता है? बराबर बराबर। याद रखिएगा 44 क्या करता है? बराबर बराबर। तो मतलब है ये हो गया समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 क्या करता है? समान नागरिक संहिता। क्या करता है? समान नागरिक संहिता यानी ये क्या करता है, सभी नागरिकों को एक समान कर देता है, कानून के नजरों में सभी को एक समान दृष्टि से बांटता है। ये हो गया हमारा समान नागरिक संहिता। इसमें सभी धर्मों को एक समान कानून माना गया है, सभी धर्मों के लिए क्या किया गया? एक समान कानून माना गया है। तो आप लोगों को अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, सॉरी 36 से लेकर के 44 तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट करें, इसको 2 से 4 बार अच्छी तरह से पढ़ें ताकि दिमाग में आपकी अच्छी तरह से ये सेट हो। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 45 के बारे में। 44 में क्या क्या, नागरिकों को एक समान कर दिया, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाया। और 45 कहता है, अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, यह अनुच्छेद हमारा 45 कहता है। 45 क्या कहता है? 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ये बातें जो की गई अनुच्छेद हमारा 45 में। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मतलब आप लोग देखे होंगे आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी जो चल रहा है अभी आज के डेट में बिहार में या भारत में कहीं भी, तो आंगनबाड़ी का जो केंद्र का स्थापना जो किया गया अनुच्छेद 45 के तहत ही किया गया, क्योंकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है अनुच्छेद 45 का था। और इसको कब जोड़ा गया है? इसको 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में इसको जोड़ा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2 के तहत में इसको लागू किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 46 के कहता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी SC ST, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC ST का जो बातें की गई है उसके विकास संबंधित जो बातें कही है अनुच्छेद 46 में कहता है शिक्षा, आर्थिक हित एवं समान न्याय।
शिक्षा, आर्थिक हित एवं समान न्याय की बात जो की गई है अनुच्छेद 46 में गई, यानी SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों का विकास, और विकास को किस क्षेत्र में किया जाएगा, तो शिक्षा क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में एवं उसके हित के संबंधित एवं समान न्याय, इन सभी क्षेत्रों में जो है SC ST के बारे में बात की गई अनुच्छेद 46 में की गई है। अनुच्छेद 47 अब चलते हैं। 47 में कहता है कि मद निषेध, पोषाहार एवं स्वास्थ्य। मद निषेध का मतलब क्या, शराबबंदी। शराबबंदी इन लोगों का शराबबंदी किया जाए, लोगों को शराब से पीने से मना किया जाए। साथ साथ में पोषाहार यानी उनको एक संतुलित भोजन मिल सके, और उसके बाद में उसका स्वास्थ्य, उसके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सके। अनुच्छेद 47 हमारा कहता है कि लोगों का पोषाहार उच्च कोटि का होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, और मद निषेध यानी कि शराबबंदी जो किया गया, अभी बिहार में आप लोग को पता है कि शराबबंदी है, और शराबबंदी जो लागू किया गया अनुच्छेद 47 के तहत ही किया गया है। तो मद निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बातें की गई है ये हमारा अनुच्छेद 47 में की गई है। अनुच्छेद 48 में कहता है कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशु। कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशु, कृषि के बारे में बात की गई है, पशुपालन की बात की है, दुधारू पशु की बात जो की गई है। तो हमारा इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 48 में किया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो है गाय वगैरह, किसी गाय को, किसी जानवरों को अगर कोई मारता है तो उसको जो अनुच्छेद 48 के तहत में सजा दी जाती है। और गो हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया गया, जो रोक लगाया गया, ये अनुच्छेद 48 के तहत ही लगाया गया है। तथा दुधारू पशु जिसमें कि गौशाला आता है, गौशाला का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 48 में है, और इसी के तहत में दुधारू पशुओं पर या गो हत्याओं पर इसको रोक लगाया गया अनुच्छेद 48 के तहत में। तो कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु, इसके बारे में बात किसमें की गई, अनुच्छेद 48 में की गई है। 48 का ए, देखिए ये संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। किसका क्या, इसको जोड़ा गया है। कहता है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का बात जो किया गया अनुच्छेद 48 का ए में किया गया है, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 49 पर्यावरण संरक्षण में हमारा सभी आ जाएंगे। वन्य जीव संरक्षण, पशु पक्षी जितना भी है, वन्य जंगली जीव जानवर जितने भी हैं, पशु पक्षी, इन सबका संरक्षण जो है हमारे पर्यावरण संरक्षण में सम्मिलित है। तो ये अनुच्छेद 48 का एम है। इसी के तहत में वो सारे अधिनियम बनाए गए, जैसे टाइगर रिजर्व अधिनियम जो कि 1973 में लागू किया गया, और टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, इसको प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में बना, और 1973 में उसको लागू किया गया। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये सभी जो अधिनियम बनाया गया है 48 के एक के तहत ही बनाया गया है। अब अनुच्छेद 49 में कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण। जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जैसे कि हमारा ताजमहल या लाल किला, या ऐसा जो भी हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो भी हमारे आसपास पड़ोस में भी अगर देखने के लिए मिलते हैं, तो उनका जो संरक्षण किया जाए, लोगों को, मतलब राज्य सरकार का दायित्व बनता है राष्ट्रीय स्मारक के जितने भी महत्व संस्थान जितने भी हैं, राष्ट्रीय महत्व के साथ जितने भी हैं, सबका क्या जा सके संरक्षण किया जा सके, उसका देखरेख किया जा सके, समय समय पर उसका जीर्णोद्धार किया जा सके। ये बातें जो संविधान हमारा अनुच्छेद 49 कहता है, और ये राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि राज्य सरकार यानी कि हमारे सरकारी संस्थान जो भी, मतलब कहने मतलब हम अपने समाज में भी देखे हैं कि जो भी पुराने स्मारक हैं, जो इसका अपना एक अलग स्थान हो, अहम स्थान हो, तो उसका क्या करते हैं, देखते हैं वो मरम्मत, समय समय पर उसका मरम्मत करवाते रहते हैं। तो ये कहते हैं राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण का जो दायित्व है ये राज्य सरकार को है, अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 आते हैं। अनुच्छेद 50 में कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करना, यानी अलग करना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, यानी कहने का मतलब याद रखना है हम लोगों को, कार्यपालिका का जो काम है कार्यपालिका करेगा, न्यायपालिका का जो काम है न्यायपालिका करेगा। दोनों का जो पृथक्करण यानी अलग करने का काम करता है अनुच्छेद 50 करता है। अनुच्छेद क्या करता है, 50। देखिए इसको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे 50। क्या रखेंगे, 50। यानी देखो किसी चीज को अगर हम लोग बांटते हैं ना, कहते हैं 50-50 करना। जब भी दो भाइयों में कुछ अगर बंटवारा किया जाता है, कहते हैं भाई आधा करो, यानी 50-50 करो। तो यहाँ क्या आ रहा है हमको 50, यानी 50 क्या रखेंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में अलग अलग बातें करती है। दो कार्यपालिका को न्यायपालिका के लिए 50-50 कर देंगे 50-50, यानी कि आधा यानी 50 कर देंगे। अब अनुच्छेद 51 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 तक हमारा कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग हो चुका है। अनुच्छेद 51 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि हमारे बाहरी देश के बाहर, अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बात करता है, हमारे पड़ोसी देशों की बात, यानी हमारे जितने भी विदेशी देश हैं, कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन जो करता है ये अनुच्छेद 51 करता है। यानी हमारा राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि हमें जो है अपने देश के अंदर में तो पहले संरक्षण चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा हमें देश के बाहर से भी हमको संरक्षण चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, और ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है। तो कहता है अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि हमारे देश पर कोई अधिकार नहीं करे, कोई हमला नहीं करे, इस प्रकार के शांति व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार जिम्मेदारी किसको है, सरकार को है। और सरकार अनुच्छेद 51 के तहत में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, यानी वो बनाए रखेगा, अनुच्छेद 51 कहता है।
अब देखिए भाग 4 के बाहर भी कुछ ऐसे डीपीएसपी हैं, यानी तो हम लोग भाग 4 पढ़ रहे हैं, भाग 4 के बाहर भी डीपीएस मतलब राज्य तो कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ बातें की गई है जो कि भाग 4 के बाहर रखा गया है। जैसे कौन कौन से ये 3 अनुच्छेद यहाँ लिखे हुए हैं जो कि भाग 4 के बाहर है। देखिए अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335 ये जो है SC ST, देखिए 46 से 47 में था, कहाँ, हाँ 46 में, अनुच्छेद 46 में SC ST की बातें की गई है, शिक्षा, आर्थिक हित, सम्मान एवं न्याय के बारे में बात। और यहाँ देखिए अनुच्छेद 335 जो है SC ST को भारत एवं राज्य सरकार जो है भारत सरकार के अधीन नियुक्ति का दावा, यानी कि रोजगार वगैरह कोई भी चीज से नियुक्तियां की जाती है तो उसमें जो SC ST को जो है SC ST को भारत एवं राज्य सरकार जो है नियुक्ति का वो दिन क्या करेगी, वो दावा करेगी। तो ये अनुच्छेद 335 है जो कि हमारा भाग 4 के बाहर रखा गया है, ये भी हमारा नीति तत्व का ही भाग है। अनुच्छेद 350 का को देखिए यहाँ 350 लिखे हैं, 351 लिखे हैं। 350 का को 350 का को कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना। प्राथमिक स्तर पर यानी स्टार्टिंग में बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा दिया जाए उसको किस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तो मातृभाषा का। मातृभाषा मतलब कि उसके माँ बाप का जो लैंग्वेज है, उसकी जो मातृभाषा है, उस भाषा के आधार पर ही बच्चों को शिक्षा दिया जाए ताकि उसको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा देना चाहिए। मातृभाषा मतलब माँ का भाषा, यानी कि माता उनके घर में उनके माँ पिता जो भी भाषा का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा में उसको शिक्षा दिया जाए। यानी कि मातृभाषा में शिक्षा देने के बाद यानी प्राथमिक स्तर पर स्टार्टिंग पीरियड में बच्चों को मातृभाषा के आधार पर शिक्षा दिया जाए। अनुच्छेद 351 का 350 का को कहता है। अब अनुच्छेद 351 है, 351 कहता है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा का प्रोत्साहन देना। हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करना मतलब हिंदी भाषा को बढ़ाना, आगे उसको बढ़ावा देना ताकि सभी के मतलब हिंदी भाषा का विकास हो सके। तो इस प्रकार से भाग 4 के अधीन यानी कि भाग 4 के बाहर है जो कि हमारे डीपीएसपी के अंदर ही आता है। तो इतना बातें हम लोग अच्छी तरह से समझ में आया हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बातें जो है उनको भी मतलब कि जानने के लिए मिले। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखें और मैं इस तरह से कोशिश करूंगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के बीच में इसी तरह का मैं वीडियो लाता रहूं और पूरा टॉपिक को अच्छी तरह से समझा सकूं। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा जो अगला टॉपिक होगा हमारा संविधान का भाग 5 होगा, जिसमें हम लोग एक अहम टॉपिक जिसके बारे में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए आप लोग हमारे अगले वीडियो का वेट करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगला वीडियो का आप लोग जल्दी आप लोग के सामने अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। ये संविधान का ये भाग 4 था, अब लोग भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा राष्ट्रपति से संबंधित बातें की गई है और पूरा राष्ट्रपति का टॉपिक हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे और उसको एक ट्रिक के माध्यम से उसको हम लोग याद भी करेंगे, समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।